हमारे बीच लाहौल स्पीति के पूर्व विधायक श्री रवि ठाकुर जी और साथ ही श्री रघुवीर ठाकुर जी, ये भी पूर्व विधायक हैं। श्री हेरेंग ताशी जी, श्री क्या है सोनम डोलमा जी जो पंचायत प्रधान है, श्रीमती पूरम जी जो हमारी पूर्व जिला परिषद की सदस्य है, श्री कलजुम फुंचक जी एक्स चेयरमैन बीडीसी, श्री तनपा जी, सोहन सिंह जी, बाबू कारपा जी, श्री सीपी बोध जी, कृष्णा कुमार नेगी जी जो स्थानीय यहाँ की प्रधान हैं, वेद जी, राहुल जी, युवा कांग्रेस के और महिला कांग्रेस के सभी पदाधिकारी, सभी भाई बहन और यहाँ की जो हमारी स्पीति ताजा की प्यारी जनता, सभी युवा जोश, हमारे युवा साथी जो यहाँ पर आए हैं, आपने हमारा गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। आपका मैं दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आपका आभार प्रकट करता हूँ। हमारी महिलाएं भी यहाँ पर आई हैं और बुजुर्गवान भी यहाँ पे उपस्थित है और जितने हमारे यहाँ के हमारे साथी कारोबारी है जो दुकानों में हैं और हमारे जो साथी यहाँ पे और जुड़े हैं, मैं सब लोगों का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद भी करता हूँ और एक नई शुरुआत के लिए आप लोगों से ये आह्वान करने यहाँ पर आया हूँ। आप लोगों का आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ पे आप लोगों के बीच में आया हूँ। मेरे पिताजी स्वर्गीय श्री वीरभद्र सिंह जी 6 बार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, यहाँ के सांसद करीबन 5 बार मंडी संसदीय क्षेत्र के सांसद रहे और जब भी उनसे इस इलाके के बारे में हमने कोई बात करी तो उन्होंने हमेशा ये बात हमें कही और मुझे ही नहीं मगर प्रदेश के लोगों को भी ये बात कही कि मैं प्रदेश का मुख्यमंत्री हूं मगर जो मेरा दिल है वो जनजातीय क्षेत्रों में बसता है, लाहौल स्पीति में बसता है, आंगी भरमौर में बसता है और किन्नौर में बसता है। और उन्होंने हमें भी वही सीख, वही संस्कार और वही सोच दिए। तो मैं मात्र आपसे यहां पर वोट की अपील करने नहीं आया हूं। मैं जानता हूं कि जो परिस्थितियां आज आपके इलाके की है, यही परिस्थितियां आज पूरे हिमाचल प्रदेश की है। जहां पर जाओ यही रोना है, स्कूलों में टीचर नहीं है, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, फार्मासिस्ट नहीं है, पैरामेडिकल का स्टाफ नहीं है और डबल इंजन की ये सरकार बात करती थी। आपको याद होगा जब भी विधानसभा के चुनाव हुए, लोकसभा के चुनाव हुए, एक ही नारा दिया जाता था कि हमारी डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में भी हमारी सरकार है, प्रदेश में भी हमारी सरकार है, मोदी जी दिल्ली से विकास करवाएंगे और जयराम जी हिमाचल से विकास करवाएंगे। हम भी बहुत खुश हुए, हालांकि विपक्ष में थे। जब हम नए नए विधायक बने हमको भी लगा कि क्या बात है भैया, अच्छी बात है, क्योंकि हम भी सकारात्मक सोच में विश्वास रखते हैं। हमने सोचा कि जनता ने अगर भाजपा को जिता ही दिया है तो इनका भी विकास देखते हैं कैसा विकास है। और जयराम जी ने पहले ही साल जो है घोषणाओं की लड़ियां लगा दी पूरे प्रदेश में, हम ये बना देंगे, वो बना देंगे। युवाओं के बारे में बात हुई तो कहा कि 10 लाख नौकरियां देंगे, इन्वेस्टर मीट होगी धर्मशाला के अंदर। और फिर महिलाओं के बारे में बात की गई, महिलाओं को
जो है आकर्षित करने के लिए चूल्हे दिए गए, हर घर में जो है वो एक स्कीम चलाई गई उज्ज्वला योजना, उसके तहत चूल्हे हर घर में दिए गए। मगर आस्ते आस्ते जो है स्थितियां स्पष्ट होने लगी। आस्ते आस्ते जब आपके बजट आपके पास उपलब्ध नहीं होने लगा, आज आपको जानकर हैरानी होगी कि हिमाचल प्रदेश 60,000 करोड़ 60,000 करोड़ के ऋण के अंदर डूबा हुआ है। इनकी सरकार बड़े बड़े हेलीकॉप्टर में घूम रही है, सरकारी गाड़ियों में घूम रही है, लग्जरी गाड़ियों में घूम रही है। और कोरोना काल में आपने देखा, हमने पहला कोरोना काल देखा, उसमें इन्होंने कहा कि ये तो एक वैश्विक महामारी है, इसके बारे में किसी को ज्ञान नहीं था, डॉक्टरों को इसके बारे में पता नहीं था। तो माना कि चलो पहले कोरोना काल में सरकार को बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जा सकता था, मगर उसके बाद सरकार जो है वो कुंभकर्ण की नींद सो गई। कई बड़े बड़े जो विशेषज्ञ, आज आप जानते हैं जो एम्स अस्पताल है दिल्ली का, वहां के जो डायरेक्टर है डॉक्टर गुलेरिया, कांगड़ा से संबंध रखते हैं। जो वहां का दूसरा प्रसिद्ध अस्पताल है सर गंगाराम अस्पताल जो दिल्ली के अंदर, वहां के जो डायरेक्टर है वो भी डॉक्टर राणा हमीरपुर से संबंध रखते हैं। और पीजीआई के चंडीगढ़ के डॉक्टर जगत राम जी, वो भी हिमाचल से संबंध रखते हैं। तीनों ने अलग अलग समय पे ये बात कही कि दूसरी कोरोना काल आने वाला है, दूसरी लहर आने वाली है। आप कृपया करके हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य संबंधित योजनाओं से प्रदेश के अस्पतालों को मजबूत करें, ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाएं, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की मात्रा को बढ़ाएं, और आपके जो ये वेंटिलेटर की मशीनें हैं उनकी मात्रा को बढ़ाएं, और वैक्सीनेशन की मात्रा को बढ़ाएं। मगर जयराम जी को अपनी उपलब्धियों का गुणगान करते हुए प्रदेश की फिक्र बिल्कुल भी नहीं थी। और क्या कोरोना दूसरे काल में हुआ वो आप लोगों के सामने है। 2,500 लोग हिमाचल प्रदेश में दूसरी कोरोना काल में उनको अपनी जान गंवानी पड़ी। कितने बुजुर्गों को अपनी जान गंवानी पड़ी, और क्या कारण था उसका? क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई उनको समय पे नहीं मिल पाई। अगर समय पे ऑक्सीजन मिल जाता, समय पे अस्पताल पहुंच जाते, तो ये दुर्गम परिस्थिति जो है वो हिमाचल प्रदेश के अंदर हमको देखने को नहीं मिलती। मगर आज जिस तरीके से ये डबल इंजन की बात करते हैं, आप मुझे बताइए यहां पे जितने युवा बैठे हैं, किन लोगों को नौकरियां पिछले 3 साल में जयराम सरकार के अंदर मिली? एक आदमी यहां पे हाथ खड़ा करके मुझे बता दे कि हमको नौकरियां मिली है। उल्टा जो नौकरियां हिमाचल प्रदेश में दी गई, बड़ी मुश्किल से जो नौकरियां कई डिपार्टमेंट्स में दी गई, वो भी बाहर के युवाओं को, यूपी के युवाओं को, बिहार के, हरियाणा के युवाओं को जो है नौकरियां बांटी गई। ये परिस्थिति आज हमारे सामने है। ये परिस्थितियां आज प्रदेश के युवा आज अपने को ठगा महसूस कर रहे हैं, महिलाएं अपने को ठगा महसूस कर रही हैं, सरकारी कर्मचारी अपने को ठगा महसूस कर रहे हैं। हम जानते हैं कि प्रदेश के अंदर सरकारी कर्मचारियों का एक बहुत बड़ा तबका है, और हमेशा से कांग्रेस पार्टी की सरकार, राजा वीरभद्र सिंह जी की सरकार हमेशा कर्मचारी हितैषी रही है। चाहे डियरेस अलाउंसेस बढ़ाने की बात हो, डीए बढ़ाने की बात हो, चाहे जेबीटी के लिए पॉलिसी बनाने की बात हो, एसएमसी टीचर्स के लिए पॉलिसी बनाने की बात हो। यही भाजपा की सरकार थी जिन्होंने एसएमसी के लिए जो पॉलिसी बनाई जा रही थी उसका विरोध किया। मगर वीरभद्र सिंह जी ने कहा कि कोई भी हमारा ऐसा स्कूल अछूता नहीं रहना चाहिए जहां पे मास्टरों की कमी है, वहां पे सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट के माध्यम से, एसडीएम के माध्यम से एसएमसी की जो है रिक्रूटमेंट करवाई जाएगी, और स्थानीय युवाओं को उससे रोजगार भी मिलेगा और शिक्षा भी उन स्थानीय जो है स्कूलों में युवाओं को जो है वो मिल सकेगी। उसके लिए एसएमसी की पॉलिसी बनाई गई, पैरा टीचर्स के लिए पॉलिसी बनाई गई, पैट टीचर्स के लिए पॉलिसी बनाई गई, कंप्यूटर टीचर्स के लिए पॉलिसी बनाई गई।
हमारे जो जल वाहक है उनके लिए खास रूप से जो हमारी वृद्ध महिलाएं हैं, जो हमारी वृद्ध महिलाएं हैं और जो हमारी विडोज है, उनके लिए भी खास रूप से जल वाहक की नौकरियां प्रदेश में बनाई गई ताकि जो हमारी गरीब महिलाएं हैं उनको नौकरियां मिल सके। वैसे ही हमारे जो पंप ऑपरेटर्स है या हमारे आंगनबाड़ी की महिलाएं हैं, उनके लिए भी जो है पॉलिसी कांग्रेस पार्टी की सरकार ने बनाई और समय समय पे जो उनका मानदेय अगर आंगनबाड़ियों का बढ़ाया तो वो कांग्रेस पार्टी की सरकार ने बढ़ाया, आशा वर्कर्स का बढ़ाया तो कांग्रेस पार्टी की सरकार ने बढ़ाया। और जहां तक हमारे जनजातीय क्षेत्र के कर्मचारियों की बात है, उसके बारे में अभी रवि ठाकुर जी ने बड़े विस्तार पूर्वक आपको कहा कि समय समय पर जो पॉलिसीज बेलदारों की जो रिक्रूटमेंट के लिए पॉलिसीज बनाई, वो भी कांग्रेस पार्टी की सरकार और राजा वीरभद्र सिंह जी की सरकार ने समय समय के ऊपर बनाई है। और एक जो यहाँ का एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, जो नौ तोड़ का इशू है, उसके बारे में भी जितने भी केसेस आज तक हुए हैं, इतिहास इस बात का गवाह है कि वो कांग्रेस पार्टी की सरकार के समय में हुए हैं। और इस विषय को हमने अपने नेता प्रतिपक्ष से भी बात किया है, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष से भी बात किया है, जो हमारे इंचार्ज है उनसे भी हमने इस विषय पे बात करी है। इसमें जो कानूनी कुछ अटकलें आ रही हैं, उनके लिए हमने निवेदन किया है सरकार से कि जो हमारी इस बारी की कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो होगा, उसमें खास रूप से जनजातीय क्षेत्र के लिए नौ तोड़ की पॉलिसी को जो है बनाने का निर्णय इसमें लाया जाएगा, ताकि आने वाले समय में ये हक हमारे गरीब लोगों को यहाँ पे मिल सके और जो उनको जो भूमि दी जाती है आपकी कृषि के लिए और एग्रीकल्चर के लिए और हॉर्टिकल्चर के लिए, वो उनको मिले, ताकि हम अपने जो जनजातीय क्षेत्र के युवा हैं उनको जो है स्वरोजगार की दृष्टि से और आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए जो सोच हमारे प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर यशवंत परमार जी की थी, जो ये कानून हिमाचल प्रदेश के अंदर लेकर आए और जिसको मजबूती समय समय पर राजा वीरभद्र सिंह जी ने दिलवाई, इसको एक्सपर्टाइट करने के लिए, क्योंकि कई जगह जो है सब डिवीजन में एसडीएम के पास इसकी पेशियां लगती रहती है, मगर समय रहते हुए इसका कार्य पूरा नहीं हो पाता है। और इसमें जो है अब एफसीए के कानून की वजह से भी इसमें बहुत तब्दीली हो रही है। और इसमें पिछले जब हमारी सरकार थी और उर्मिला सिंह जी जब उस समय राज्यपाल थी, उस समय स्पेशल इसमें इसको एफसीए के कानून को जो है एब्सटेन कर उसे स्टे लगाकर कई केसेस जो है वो नौ तोड़ के उस समय करवाए गए। मगर इसमें अब हमें इसमें नए तरीके से कानून बनाने की आवश्यकता है या उसमें अमेंडमेंट लाने की आवश्यकता है। इस मुद्दे को हम आने वाले समय में विधानसभा में भी रखेंगे और सरकार के समक्ष भी इस चीज को आने वाले समय में उठाया जाएगा, इसका मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूं। और साथ ही साथ कई जगहों पे जो है एक आवाज जो है वो बड़े हाइड्रो प्रोजेक्ट्स के खिलाफ भी उठ रही है। पिछले कल मैं किन्नौर में था और किन्नौर के कई पू के लोग भी हमें मिले और उसके पहले सांगला के कई साथी, मैं उसके पहले सांगला में था दोपहर को, वहां पर भी कई लोग हमें मिले। और अभी पीछे आपने देखा कि किस तरीके से जो किन्नौर का निगलसरी का इलाका है, वहां पे जो भूस्खलन हुआ और उसमें पूरी की पूरी एक बस जो है वो कहीं ना कहीं इसकी वजह से दब गई, करीबन 28 लोगों की जान उसमें गई। आज एक आवाज जनजातीय क्षेत्र में उठ रही है कि हमें प्रोजेक्ट के साथ साथ जो है हमारा जो पर्यावरण है, हमारी जो इकोलॉजी है, उसको भी बचाकर रखना है और इसके लिए एक नए तरीके से हाइड्रो पॉलिसी बनाने की आवश्यकता है। आज भी हम उस टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं जो सोवियत यूनियन की उस समय की सन 1970s की और 80s की जो हाइड्रो इंजीनियरिंग की पॉलिसी है, उस पे आज भी प्रोजेक्ट बनाए जा रहे हैं। हमको अपनी हाइड्रो इंजीनियरिंग की जो पॉलिसी है प्रदेश की, उसमें तब्दीली लाने की आवश्यकता है, नए कानून लाने की आवश्यकता है, ताकि जिस तरीके से हमारे पहाड़ चाहे किन्नौर के अंदर है चाहे इस क्षेत्र में खोखले होते जा रहे हैं और जिस तरीके से उसका नुकसान स्थानीय लोगों को हो रहा है, उसकी वजह से जो क्लाइमेटिक कंडीशंस में भी फर्क पड़ रहा है। आप देख रहे हैं जो बेमौसमी कभी बारिश कभी बहुत ज्यादा होती है, कभी बहुत कम होती है। अभी रवि ठाकुर जी मुझे कह रहे थे गाड़ी में कि पहले तो केवल यहाँ पे बर्फबारी जो है
विंटर्स में हुआ करती थी, सर्दियों में, अब जो है बेमौसमी बारिश होनी भी शुरू हो गई। तो कहीं ना कहीं ये सब चीजें जो है हमारे जो एनवायरमेंट के साथ छेड़छाड़ हो रही है, उसकी वजह से ये चीजें हो रही है। तो हमें एक फ्यूचरिस्टिक सोच के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता है। हम जानते हैं कि रोजगार उपलब्ध करवाना बहुत जरूरी है, मगर उसके साथ साथ अपने इलाके को सुरक्षित रखना भी हमारी जिम्मेवारी नहीं है, आप लोगों की भी जिम्मेवारी है। हर नागरिक जो यहाँ का है, उनकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम अपने इलाके को साफ रखें, सुरक्षित रखें और इस तरीके की जो चीजें हो रही है उससे जो है बचा कर रखें। तो ये मेरा आपसे ये निवेदन है कि अभी जो हमारे संसदीय क्षेत्र के उपचुनाव मंडी संसदीय क्षेत्र के हो रहे हैं, ये क्यों हो रहे हैं, पहले तो हमको इस चीज को समझने की आवश्यकता है। ये कोई आम चुनाव नहीं है, ये हमारे ऊपर ये चुनाव थोपे गए हैं, जबरदस्ती हमारे ऊपर ये खर्चा जो है वो पार्टियों के ऊपर भी करवाया जा रहा है और आप लोगों के ऊपर भी करवाया जा रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि मंडी संसदीय क्षेत्र, और जैसा आप जानते हैं कि देश का जो है सबसे बड़े जो है संसदीय क्षेत्रों में से एक है और यहां पे चुनाव करवाना कोई आसान कार्य नहीं है। करोड़ों रुपए का खर्चा होता है एक चुनाव करवाने के लिए। क्यों ये चुनाव हमारे ऊपर थोपा गया? जो हमारे पूर्व में सांसद थे पंडित राम स्वरूप शर्मा जी, जिनका कहा जाता है कि उनका आत्महत्या की वजह से उनकी मृत्यु हुई, आज उनके परिवार के लोग, उनका खुद का बेटा आज ये मांग कर रहा है कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए, उनको न्याय मिलना चाहिए। और आज मुख्यमंत्री जी इस बात पे पूरे तरीके से मौन है। कम से कम आप उनके परिवार के बारे में तो सोचें, उसके बारे में आप इंक्वायरी क्यों नहीं करवा रहे? प्रदेश की जनता को और खास करके मंडी संसदीय क्षेत्र की जनता को, आप लोगों को अधिकार है, आप लोगों ने उनको चुनकर लोकसभा में भेजा 2019 में, और इसलिए चुनकर भेजा कि 5 साल तक ये हमारे सांसद रहेंगे। अब बीच में जो ये परिस्थितियां बनी, क्या आप लोगों का अधिकार नहीं है? क्या आप लोगों को नहीं पता होना चाहिए कि क्यों हमारे सांसद के साथ ऐसा हुआ और किन कारणों की वजह से ये हुआ? जितना अधिकार उनके बेटे का है, उतना अधिकार मंडी संसदीय क्षेत्र के हर नागरिक का है, चाहे वो युवा है, चाहे महिला है, चाहे बुजुर्ग है, उनको जानने का हक है कि क्यों ये चीज जो है वो उनके साथ हुई है। तो आज ये सरकार कहती है कि डबल इंजन का कार्य हो रहा है। आप मुझे बताइए कि कौन से डबल इंजन का कार्य हो रहा है? 69 नेशनल हाईवे की ये बात करते थे, कितने? 69। कहा गया कि हम 69 नेशनल हाईवे हिमाचल प्रदेश के अंदर बनाएंगे। अभी खुद कुछ समय पहले जो इनके केंद्रीय सरफेस रोड ट्रांसपोर्ट मंत्री है माननीय नितिन गडकरी जी हिमाचल में आए, कुल्लू में आए, और उन्होंने खुद ये बात कही कि अभी तक जो इसकी डीपीआर है, अभी तक डीपीआर भी इनकी जो है बनकर तैयार नहीं हुई है। 60,000 करोड़ रुपए के करीबन इसका बजट है और मात्र अभी तक करीबन 200 से 250 करोड़ जो है वो मात्र डीपीआर बनने के लिए अभी तक भेजा गया है। तो ये कहते कुछ है और करते कुछ है। बेरोजगारी को खत्म करने की बात करी, आज आंकड़ा 14 लाख प्रदेश के अंदर बेरोजगारी का बढ़कर पहुंच चुका है। महंगाई को कम करने की बात करी, आज महंगाई आप लोगों के सामने है, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। चाहे एलपीजी गैस की बात है, हर व्यक्ति रो रहा है। कमर्शियल रेट भी जो है, कमर्शियल एलपीजी के रेट भी अभी 45 रुपए और बढ़ा दिए गए। पेट्रोल डीजल आज आसमान छू रहा है। मुझे याद है मोदी जी के वो स्पीचेस जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, आपने भी देखे होंगे। आजकल तो इंटरनेट का जमाना है, यूट्यूब पे सब कुछ दिख जाता है। नहीं देखे होंगे तो खुद आप यूट्यूब पे सर्च कर लेना और उसमें लिखना मोदी जी के जो पुराने स्पीचेस है जो उन्होंने 2011 में 12 में दिए हुए हैं, और उसमें कहा कि एलपीजी की सिलेंडर के बारे में बात कर रहे हैं, पेट्रोल डीजल के बारे में बात कर रहे हैं। आज क्या परिस्थिति है? 400 रुपए का एलपीजी सिलेंडर आज 1000 रुपए पार कर चुका है। जो आपका पेट्रोल डीजल आज 100 और 90 पार कर चुका है।
और जैसा इन्होंने कहा कि उसकी वजह से और चीजों में भी महंगाई हो रही, जो भी आपका ट्रांसपोर्टेशन के से आपका सामान आ रहा है, जा रहा है, चाहे वो खाने पीने का है, चाहे वो आपका सीमेंट है, चाहे कंस्ट्रक्शन मटेरियल है, हर चीज में इजाफा हो रहा है। तो ये अच्छे दिन थे इन लोगों के। और ये भी बात है कि इन चुनावों से कोई सरकार गिरेगी या बनेगी नहीं। आज जयराम जी जहां पर भी जाते हैं कहते हैं कि जो हमारा नया उम्मीदवार है, नया उम्मीदवार जो है ब्रिगेडियर है, आर्मी से है, तो इनको वोट करिए, कारगिल योद्धा है, इनको वोट करिए। मैं उनसे पूछना चाहूंगा और आप लोगों से पूछना चाहूंगा, बहुत से एक्स सर्विसमैन भी यहां पर है, जब कारगिल का युद्ध हुआ या पुलवामा का अटैक हुआ या आपके जो नक्सलाइट के अटैक्स जो छत्तीसगढ़ के अंदर हुए, दंतेवाड़ा के अंदर हुए, वहां पे जो जवान शहीद हुए, चाहे वो पैरामिलिट्री के फोर्सेस के थे, चाहे वो इंडियन आर्मी के थे, चाहे वो और किसी उसके थे, क्या वो भाजपा के जवान थे या क्या वो कांग्रेस के जवान थे? वो भारतीय सेना के जवान थे, वो देश के जवान थे। और आज इस तरीके से दर्शाया जा रहा है, जब उनको पता है कि महंगाई के ऊपर वोट नहीं मिलेगा, उनके कथाकथित विकास के ऊपर वोट नहीं मिलेगा, जब उनको पता है कि जो हमारे शिक्षक है, जो हमारे कर्मचारी है, उनकी क्या दुर्गति करी हुई है। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की 3 साल हो चुके हैं, उनकी जो है वो उनके इंटरव्यू हुए, अभी तक जो है उनकी रिजल्ट निकल नहीं आए हैं, उनका समर्थन नहीं मिलेगा, तो फौज के पीछे छुपने की कोशिश कर रहे हैं। और ये भाजपा की पुरानी आदत है, जब जब उनको लगता है कि परिस्थितियां मुश्किल हो रही है, तो बात को कहीं से कहीं घुमा देते हैं, भारत पाकिस्तान के बारे में बात करना शुरू कर देते हैं, भारत माता का नारा देना शुरू कर देते हैं। अरे हम भी भारत माता का नारा दे सकते हैं और उनसे जोर से भारत माता का नारा दे सकते हैं। हमको उन लोगों से राष्ट्रवाद का ज्ञान लेने की आवश्यकता नहीं है। आपको जानकर यह हैरानी भी होगी और फक्र भी होगा कि ये कहते हैं कि जय श्री राम का नारा देते हैं और कहते हैं कि हिंदू का अगर कोई सही रूप से उनका हितैषी है तो भारतीय जनता पार्टी है। मैं उनको याद दिलाना चाहूंगा कि देश का पहला राज्य जहां पे धर्मांतरण का कानून अगर कहीं लाया गया तो वो हिमाचल प्रदेश में लाया, और वो कानून भाजपा की सरकार नहीं लेकर आई, राजा वीरभद्र सिंह जी की सरकार लेकर आई 2003 के अपने कार्यकाल में, जिसके बाद मजबूरन भाजपा को और राज्यों में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में इस कानून को लाना पड़ा। और आज भी आरएसएस के, वीएचपी के, विश्व हिंदू परिषद के और नेता, बड़े बड़े नेता जो है वो राजा साहब का धन्यवाद करते हैं कि हमारी जो कार्य हमारा भाजपा की सरकार नहीं कर पाई, वो राजा वीरभद्र सिंह जी ने करके दिखाया है। और वही चीज, चाहे हमारा बौद्ध धर्म है, चाहे हमारे और धर्म है, मंडी के अंदर चाहे गुरुद्वारे बने, चाहे आपके यहाँ के, अभी मुझे पीछे कह रहे थे जो यहाँ की आपकी मॉनेस्ट्री है, कौन नहीं, हाँ डंकर मॉनेस्ट्री, पीछे जब हम आए थे उनके साथ, जब मुझे कोई करीबन 3-4 साल पहले राजा साहब के साथ यहाँ आने का मौका मिला, मैं खुद वहां पे उनके साथ गया और उन्होंने बहुत वहां के लिए कितने 2 करोड़ रुपए जो है उस समय उस मॉनेस्ट्री के लिए दिए थे, क्योंकि उनका हमेशा से ये सोच रही है कि जो हमारे इस इलाके में जो हमारे बौद्ध धर्म के लोग हैं उनका मान सम्मान करना हमेशा उनके मन में ये चीज रही है। तो ये बातें मैं आज आप लोगों से इसलिए कर रहा हूं कि जब जब चुनाव आते हैं, हमारा सीधा और एक साफ सोच है कि जो चुनाव लड़े जाते हैं वो मुद्दों के ऊपर लड़े जाने चाहिए, बेरोजगारी के ऊपर लड़े जाने चाहिए, वो जो है रोजगार के ऊपर लड़े जाने चाहिए, महंगाई के ऊपर लड़े जाने चाहिए, आपने जो विकास कार्य किए हैं उनके ऊपर लड़े जाने चाहिए। अगर दम है तो उनके जो यहाँ के नेता है, यहाँ के मंत्री है, वो इस मंच पर आए और यहाँ के जो हमारे ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष है, हमारे पूर्व विधायक है, वो उनके साथ ओपन डिबेट करेंगे और ये डिबेट होगी कि लाहौल स्पीति में कितना विकास कार्य कांग्रेस पार्टी की सरकार ने किया और कितना विकास कार्य इनकी सरकार में हुआ है।
और सारा का सारा दूध का दूध और पानी का पानी मंच के ऊपर आ जाएगा। मगर ये कायर लोग हैं, ये कभी मंच के ऊपर नहीं आएंगे, ये कभी मंच के ऊपर आके खुले रूप से डिबेट नहीं कर सकते, क्योंकि तथ्यों में ये कमजोर है। और जब तथ्य इनके पास नहीं है, आंकड़े इनके पास नहीं है, तब इस तरीके की बात करेंगे, हिंदू मुस्लिम की बात करेंगे, पाकिस्तान की बात करेंगे, पुलवामा अटैक की बात करेंगे, कारगिल योद्धा जो है कारगिल के युद्ध की बात करेंगे। तो ये चीजें मैं आपको इसलिए कह रहा हूं, आप सब पढ़े लिखे लोग हैं, क्या वास्तविक परिस्थितियां हैं उससे आप लोग बहुत अच्छी तरीके से भली भांति उस चीज को जानते भी हैं, उस चीज को समझते भी हैं। एक बारी भावना में आ गए, पिछली बारी जब 2014 में नारा दिया, अब की बार मोदी सरकार बहुत हुआ अत्याचार जो है बहुत है, आपके बेरोजगारी में है कमी, इसलिए मोदी सरकार, बहुत से युवा बह गए उनके जो है नारों में, महिलाएं बह गई उनके नारों में। मगर अब जब इस बारी ये नारा दिया जा रहा है तो लाहौल स्पीति से, काजा से एक ही आवाज आएगी कि कमल की फूल हमारा सबसे बड़ी भूल। और निश्चित तौर से हमें पूरा विश्वास है कि यहां से कांग्रेस पार्टी को पूर्ण बहुमत मिलेगा और हम आने वाले समय में, जैसा मैंने कहा कि इन चुनावों से कोई सरकार बनने वाली या गिरने वाली नहीं है। ये चुनाव से अगले 2 साल तक केंद्र में भी और 1 साल तक प्रदेश में भी भाजपा की सरकार ही रहेगी। मगर कम से कम जो दिल्ली में बैठी हुई अंधी और बहरी सरकार है और जो आपके शिमला में बैठी हुई अंधी और बहरी सरकार है, उनको ये पता चलेगा कि जब हमारे साथ कोई अत्याचार हो रहा है, हमारी महिलाओं के साथ जो महंगाई की मार हो रही है, हमारे युवाओं के साथ जो बेरोजगारी की मार हो रही है, अगर इस तरीके का माहौल चलता रहा तो हमको विकल्प चुनना भी आता है और हमको धमाका करना भी आता है। और वो धमाका आपके काजा से, आपके लाहौल स्पीति से इस बारी होना है और वो आप लोगों ने करना है। तो इसलिए मेरा आप लोगों से ये निवेदन है कि इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए आपने कांग्रेस पार्टी का समर्थन करना है। और खास रूप से जो हमारे कारोबारी है, जो हमारे दुकानदार है, छोटे दुकानदार है, पहले डीमोनेटाइजेशन करवा दिया, रातों रात जो है वो सारे के सारे पैसे मार्केट से निकाल दिए, कहा गया कि काला धन जो है वो खत्म कर देंगे। आपको जानकर हैरानी होगी और आप इन तथ्यों को मेरे से बेहतर जानते हैं कि जितना पैसा जो है वो रातों रात रिजर्व बैंक में वापस डाला गया, 1 साल के अंदर अंदर उतना ही पैसा जो है 14 लाख करोड़ रुपए वापस जो है वो इकोनॉमी के अंदर वापस आ गया। कौन सा काला धन पे इन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक करी, कौन सा काला धन कम हुआ? आज भी उतना ही भ्रष्टाचार है, आज भी उतना ही भ्रष्टाचार आपके डिपार्टमेंट्स में है, आज भी उतना ही भ्रष्टाचार आपके सरकारी जो है डिपार्टमेंट्स के अंदर है। तो ये चीजें केवल लोगों को लुभाने के लिए और लोगों को जो है एक मुद्दे से भटकाने के लिए ये चीजें करवाई जाती हैं। तो इन चीजों से हमको ध्यान रखने की आवश्यकता है। मैं ज्यादा लंबी बात नहीं कहना चाहता, अंत में यही कहूंगा कि हमारा परिवार हमेशा आप लोगों के साथ हमेशा खड़ा रहा है। राजा वीरभद्र सिंह जी यहां से 5 बारी, जैसा मैंने कहा, सांसद रहे, मुख्यमंत्री रहे और हर साल जब वो मुख्यमंत्री थे जनजातीय क्षेत्र का दौरा करते थे, चाहे किन्नौर का इलाका था, चाहे आपके लाहौल स्पीति का इलाका था, चाहे आपके पांगी का इलाका था। यहाँ की लोगों की दुख दर्द को सुनना, यहाँ के विकास करवाना। और जो ट्राइबल फंड के बारे में अभी बात कर रहे थे, ये भी उन्हीं की सोच की वजह से जो है वो इस इलाके को मिला है। तो हमने उसी सोच के साथ आगे बढ़ना है, उसी सोच के साथ हमने इस इलाके का विश्वास जीतना है, आप लोगों का विश्वास जीतना है। और मुख्यमंत्री जी जयराम ठाकुर जी 3 साल मुख्यमंत्री बने हो गए, कितनी बारी आप लोगों के बीच में आए, ये चीज आपसे बेहतर, मेरे से बेहतर आप लोग इस चीज को जानते होंगे। अभी चुनावों के समय में वोट मांगने तो आ गए, मगर उसके बाद उनको जनजातीय क्षेत्र के आने का समय नहीं मिलता। अपने इलाके में सिराज में तो 10-10 बारी चले जाते हैं। और एक और जो आजकल नारा दिया जा रहा है कि मंडी हमारी है, आज मैं आपको ये बात कहना चाहता हूं और ये बात कोई छुपी नहीं है कि मंडी के अंदर भी, मंडी जिला जो है
जिसमें 10 विधानसभा के हलके आते हैं, जोगिंदर नगर, सिराज, करसोग, नाचन, बल, सदर। आज वहां पर भी विकास से वो क्षेत्र भी वंचित है। आज अगर मंडी के अंदर कहीं विकास हो रहा है तो वो मात्र सिराज विधानसभा क्षेत्र में और धर्मपुर, जो इनके महेंद्र सिंह ठाकुर जी का इलाका है, केवल और केवल वहां पे विकास हो रहा है। फिर कहते हैं कि मंडी हमारी है, कि मैं मंडी का मुख्यमंत्री हूं। मैं उनको ये बात कहना चाहूंगा, आप लोगों को ये बात कहना चाहूंगा कि जब कोई व्यक्ति प्रदेश का मुखिया बन जाता है, उस ओहदे के ऊपर बैठ जाता है, उस व्यक्ति को कभी क्षेत्रवाद का नारा नहीं देना चाहिए। क्या आपने कभी राजा साहब के मुंह से यह सुना कि मैं शिमला का मुख्यमंत्री हूं? वो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उनका नारा था सर्वत्र हिमाचल का सर्वत्र विकास। आज ये नारा जयराम जी जो दे रहे हैं कि चुनाव के समय में जब उनको पता चल रहा है कि उनकी जो परिस्थिति है भाजपा की वो अच्छी नहीं है, तो मंडी का नारा दिया जा रहा है। मैं उनको कहना चाहूंगा, आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी, सरकारें आएगी, सरकारें चले जाएगी, चुनाव भी आएंगे, चुनाव भी चले जाएंगे, मगर जो आप हिमाचल प्रदेश के लोगों के अंदर ये जहर घोल रहे हैं क्षेत्रवाद का, राजा वीरभद्र सिंह जी ने 60 साल की राजनीतिक तप के बाद, 60 साल की राजनीतिक तपस्या के बाद हिमाचल प्रदेश को कांगड़ा से लेकर, भरमौर से लेकर, सिरमौर से लेकर, शिमला से लेकर एक धागे में पिरोने का कार्य किया है। आप राजनीतिक फायदे के लिए, राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए हिमाचल प्रदेश को क्षेत्रवाद की आग में ना झोंके, हमारा हाथ जोड़कर आप लोगों से ये विनम्र निवेदन है। चुनाव खत्म हो जाएंगे, 15 दिन के चुनाव है, मगर जो एक बारी लोगों के अंदर ये माहौल पैदा शुरू हो गया, क्षेत्रवाद का कई नारा एक बारी फिर लगना शुरू हो गया, तो ये हिमाचल प्रदेश का अंत होगा। हिमाचल प्रदेश की एकता और हिमाचल प्रदेश की अखंडता हमारे लिए सर्वप्रिय है, हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ है। इस चीज का हम लोगों को ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो ये बातें आज मैं आप लोगों के बीच में इसलिए कर रहा हूं, थोड़ी राजनीति से हटकर भी बातें कर रहा हूं, और थोड़ी जो है वोट बैंक से हटके भी बातें इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आप लोगों को मैं अपने परिवार का सदस्य मानता हूं, और मैं चाहता हूं कि जो हमारे मन के विचार है हम आप लोगों से साझा करें, आप लोगों के विचार लें और मिलकर इस इलाके को नए विकास पे ले जाने का योगदान आने वाले समय में हम दे सके। तो ज्यादा कुछ ना कहता हुआ एक बारी फिर मैं आप लोगों का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, और समय समय पर आप लोगों के बीच में जिस तरीके से राजा वीरभद्र सिंह जी हर साल आपके बीच में आते थे, मैं आपको वादा करता हूं कि मैं समय समय पर, चुनाव हो या ना हो, राजनीति में है या ना हो, मैं हमेशा आप लोगों के बीच में आता रहूंगा, और जो प्यार, जो मान सम्मान आपने हमें, हमारे परिवार को सदैव दिया है, वो हमेशा बरकरार रहेगा, और हमारा पूरा सहयोग और समर्थन आप लोगों के साथ रहेगा। आपको एक बात से अंत में मैं यही कहूंगा कि आपका एक एम्बेसडर लाहौल स्पीति के लोगों का हमेशा शिमला में बैठा हुआ है। कोई भी आपकी यहाँ की कोई समस्या हो, आपकी कोई दिक्कत हो, हमारे घर के दरवाजे हमेशा आप लोगों के लिए खुले हैं। हम हमेशा आपकी आवाज को जहां पर भी हम हो सके, चाहे मीडिया के माध्यम से, चाहे विधानसभा के अंदर, चाहे सरकार से उठानी हो, आपकी आवाज को हम उठाने का भरसक प्रयास समय समय पर करते रहेंगे। आप सबका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल। एक नारा मैं दूंगा, आप सभी ने हाथ खड़ा करके समर्थन करना है। भारत माता की जय। पीछे वाले भी करे, भारत माता सबकी है। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम। लाहौल स्पीति की जय। लाहौल स्पीति की जय। जय हिंद, जय हिमाचल। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय विक्रमादित्य